हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये जो सेशन चल रहा है, ये लेखपाल का जो प्रैक्टिस सेट है, ये आपके सामने प्रस्तुत है। अगर पहली वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से जाके आप विजिट कर सकते हैं। और अगर हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर हम बता दें आपको तो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया है, तो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। पिछली वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और टोटल हम 10 सेट लेके चलेंगे, जो कि अगर हम देखें तो जो घटना चक्र का होता है प्रैक्टिस सेट 10 आता है, वो प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और आज का रहा यह हम लोगों का पहला क्वेश्चन, 31 से आगे चल रहे हैं, ठीक है। कि दिसंबर 2025 में भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत किस संस्थान को आधिकारिक रूप से भारत के पहले योग और आयुर्वेदिक क्लस्टर केंद्र के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन है। आइए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। बी कह रहा है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। सी कह रहा है कि पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार। और डी कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार को दिया गया है, ठीक है, नामित किया गया है, ठीक है। तो कौन है? पतंजलि विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17 दिसंबर 2025 को जम्मू कश्मीर के पहले जेम्स जेन जेड डाकघर का उद्घाटन किस संस्था के परिसर में किया गया, तो हमें वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एम्स गोरखपुर। बी कह रहा है कि एम्स श्रीनगर। सी कह रहा है कि एम्स विजयपुर। और डी कह रहा है कि सीएमसी जम्मू। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, तो ये कहाँ स्टार्ट किया गया है? ये किया गया है एम्स विजयपुर में स्टार्ट किया गया है। कहाँ? एम्स विजयपुर में यह स्टार्ट किया गया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। 7 अक्टूबर 2025 को भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। कब की गई है? तो 7 अक्टूबर 2025 को। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग एक एक कथन देखते हैं और विचार करते हैं, ठीक है। कथन एक कह रहा है कि इस वर्ष यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, मिथेल एच डेरोरेट और जॉन एम मार्टिनस को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और सेकेंड कथन कह रहा है कि उन्हें यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटम क्वांटाइजेशन की खोज के लिए प्रदान किया जाएगा। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कथनों में से कौन सा कथन जो है कि सही है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो चलिए आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि केवल एक सही है। बी कह रहा है कि केवल 2 सही है। सी कह रहा है कि 1 और 2 दोनों सही है। और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और अगला क्वेश्चन 34 कह रहा है कि 21 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखी गई असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की अमोनिया यूरिया परियोजना कहाँ स्थित है, हमें बताना है कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तेजपुर असम में रखा गया है। और बी कह रहा है कि तिनसुकिया असम में रखा गया है। सी कह रहा है कि नामरूप डिब्रूगढ़ जिला असम में रखा गया है। और डी कह रहा है कि सिलचर असम में रखा गया है। अगर हम बात करते हैं तो यह आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो यह रखी गई है नामरूप डिब्रूगढ़ जिला असम में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने
19 दिसंबर 2025 को अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम द्वारा सीरिया में युद्ध किए गए ऑपरेशन हॉकटॉक स्ट्राइक में लड़ाकू विमानों के माध्यम से प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान किया। तो वो कौन सा देश है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तुर्की है, बी कह रहा है कि सऊदी अरब है, सी कह रहा है कि जॉर्डन है और डी कह रहा है कि इजराइल है। अगर हम बात करते हैं तो इस पे ज़्यादा लोगों की जो होगा वो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, लेकिन ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जॉर्डन सही है। क्या सही है? इजराइल नहीं सही है, जॉर्डन सही है। जॉर्डन ने जो क्या किया था, सहयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर क्या करिए, चुनिए। ठीक है, तो आइए, ये आपका 4 स्टेटमेंट है और इसको हमको क्रम में सजाना है। ठीक है, क्रम में सजाना है। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित है। बी कह रहा है बल्ट लैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन। ठीक है, सी कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और फोर्थ कह रहा है कि द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। नीचे दिए गए कूट का उत्तर चुनिए। तो ये हम लोगों का है। कह रहा है, ए कह रहा है कि 1 4 3 2 सही है, बी कह रहा है कि 4 2 3 1 सही है और सी कह रहा है कि 4 3 2 1 सही है और डी कह रहा है कि 4 1 3 2 सही है। अगर हम बात करते हैं तो इसको सही क्रम में जब आप लगाएंगे तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 2 3 1। राइट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था? 1965 में पारित किया गया था, 1970 में पारित किया गया, 1972 में पारित किया गया था, 1975 में पारित किया गया था। अगर हम देखें वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1972 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता के नाश का कारण है। ठीक है, तो जैव विविधता के नाश का कारण बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, बी कह रहा है पर्यावरणीय प्रदूषण और सी कह रहा है कि वनों का नाश और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चारों ऑप्शन क्या है? तो चारों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को, 5 जून को, 14 नवंबर को या 15 अगस्त को। अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी ये ईजी क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 9 मिशनों में शामिल नहीं है? ठीक है, नहीं वाला हमें देखना है, ये भी आप याद रखिएगा कि इसमें हमें नहीं वाला देखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सौर शक्ति, बी कह रहा है कि वनीकरण, सी कह रहा है कि नाभिकीय शक्ति और डी कह रहा है कि अवशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। अगर हम बात करते हैं 40 का तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय शक्ति। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 41 देखिए, सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण कारण हो सकता है, किसका कारण हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यकृत कैंसर हो सकता है, बी कह रहा है कि मस्तिष्क कैंसर हो सकता है, सी कह रहा है कि मुखीय कैंसर हो सकता है और डी कह रहा है कि त्वचीय कैंसर हो सकता है। अगर हम बात करते हैं सूर्य से जो रोशनी आती है परावैंगनी किरण, उससे खतरा हो सकता है या उसके कारण होता है, तो क्या होता है? तो उसके कारण होता है आपको और त्वचा कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन होता है, त्वचा कैंसर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र है? तो हमें बताना है कि कौन सा
कृत्रिम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि धान का खेत, बी कह रहा है वन, सी कह रहा है घास का मैदान और डी कह रहा है कि झील। अगर हम बात करते हैं कृत्रिम, तो कृत्रिम हो जाएगा धान का खेत, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर वहीं वन देखें, झील देखें या मैदान देखें घास का, तो ये कैसे हैं, तो यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन धान का जो खेत होता है यह कृत्रिम है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता विधेयक पारित किया गया था, कब पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मई 2000 में, बी कह रहा है कि दिसंबर 2002 में और सी कह रहा है कि जनवरी 2004 में और डी कह रहा है कि अक्टूबर 2008 में। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दिसंबर 2002 में। कब हुआ था, दिसंबर 2002 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केवल धान के खेतों से, बी कह रहा है केवल दीमक की बॉबी से, सी कह रहा है कि ए और बी दोनों और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है, ठीक है। कार्यालयी पत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रार्थना पत्र, बी कह रहा है कि प्रेस विज्ञप्ति, सी कह रहा है कि संपादक के नाम पत्र और डी कह रहा है कि निमंत्रण पत्र। अगर हम बात करते हैं कार्यालयी पत्र कौन सा नहीं है, तो निमंत्रण पत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर कार्यालयी पत्र की बात करें तो प्रार्थना पत्र होता है, प्रेस विज्ञप्ति भी होती है और संपादक के नाम पत्र भी होता है, लेकिन निमंत्रण पत्र जो होता है यह कार्यालयी पत्र नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, बोला है कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद कीजिए, ठीक है। तो दीर्घ का, ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद करना है वर्ण का। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आधा द होगा, री होगा, ग होगा और अ हो जाएगा। बी कह रहा है कि द, र, उ, ग हो जाएगा। सी कह रहा है कि आधा द होगा, री होगा और उसके बाद द हो जाएगा। लेकिन वहीं डी कह रहा है कि आधा द होगा, र होगा, अ होगा, उ होगा, ग और अ होगा। अगर हम बात करते हैं 56 नंबर का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आधा द होगा, फिर री होगा, फिर ग और आधा ग होगा और अ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जब कोई भी स्वर, कोई भी व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो व्यंजन स्वर और व्यंजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। दोनों से मिलकर बना होता है, स्वर और व्यंजन से मिलकर वर्ण बनता है, ठीक है। अकेले नहीं बन सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग कहते हैं को, तो आधा को है और उसमें फिर ओ है, क्या है, आधा को है ओ है, को, बोलिए आप, को, खो, गो, तो उसमें आधा स्वर है और आधा व्यंजन होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य नहीं है, हमें बताना है जो मिश्रित वाक्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था। बी कह रहा है कि एक वैज्ञानिक गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। सी कह रहा है कि वह परिश्रम ही नहीं वरन ईमानदार भी है, परिश्रमी भी नहीं, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार है, ठीक है, मतलब परिश्रम के साथ साथ ईमानदार भी है। डी कह रहा है कि मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वह परिश्रम ही नहीं वरन ईमानदार है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह मिश्रित वाक्य नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं वह वही बच्चा है यहाँ तक, फिर जिसे बैल ने मारा था, तो यह मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ठीक है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई यहाँ, फिर उसके बाद जिसमें अनेक वक्ता बोले, ठीक है। और वैसे ही मैंने एक पुस्तक खरीदी, यहाँ ख़त्म हो गया। और दूसरा जो कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा वह परिश्रम ही नहीं
वरन ईमानदार भी है। यहाँ पे एक ही वाक्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, हमें सही वर्तनी बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उन्नति, बी कह रहा है अनुग्रहित, सी कह रहा है ज्योत्सना और डी कह रहा है कि कनिष्ठ। अगर हम बात करते हैं 58 का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्योत्सना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उन्नति की अगर हम बात करते हैं तो इधर से होगा, कनिष्ठ की अगर हम बात करते हैं तो ये इधर से होगा, ठीक है। अनुग्रहित, अनुग्रहित में भी यहाँ, ठीक है। तो ये सारी जो है कि गलत है। और वहीं अगर बात करते हैं ज्योत्सना की, तो ज्योत्सना बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पनही शब्द का तत्सम रूप बताना है, ठीक है। अब आता है तत्सम और तद्भव। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तांबुल, बी कह रहा है पण, सी कह रहा है पण ही और डी कह रहा है उपानहन, उपानह, ठीक है। अब आप समझ लीजिए तत्सम रूप किसे कहते हैं और तद्भव रूप किसे कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तत्सम रूप उसे कहते हैं, ठीक है। तत्सम रूप उसे कहते हैं जो ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं, संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और उसी तरह प्रयोग किए जाते हैं, उसे तत्सम रूप कहते हैं। तद्भव रूप उसे कहते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द लिए गए हैं लेकिन उन्हें हिंदी रूप में कुछ मतलब रूप बदल कर उसे हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसे तद्भव कहते हैं। तद्भव, द आ रहा है तो इसे हिंदी के रूप में प्रयोग किया जाएगा और तत्सम जो बच रहा है इसे माफ़ करिएगा, संस्कृत भाषा के शब्द जो हैं उस तरीके से इसमें प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। पनही की अगर हम बात करते हैं तत्सम रूप में तो क्या होगा, ठीक है। तो पनही की अगर हम बात करते हैं तो पनही हो जाएगा हमारा उपानह, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उपानह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए कि इसमें तुमको मुझे पढ़ाना है में क्या जो है कि अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तुमको, बी कह रहा है मुझे, सी कह रहा है पढ़ना और डी कह रहा है कि है। अगर हम बात करते हैं इसमें अशुद्ध क्या है, तो इसमें अशुद्ध हो जाएगा तुमको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, तुमको मुझे पढ़ाना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, तुमको इसमें क्या है तो वो गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्त्री शब्द है, तो स्त्री शब्द की इसमें पहचान करनी है और हमें बताना है कि स्त्री शब्द कौन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सलाद, बी कह रहा है सनक, सी कह रहा है सारस और डी कह रहा है सलाम। अगर हम बात करते हैं कि इसमें स्त्री शब्द कौन है, ठीक है, तो सनक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सनक जो है वो स्त्री शब्द है, ठीक है। आज के बाद ये याद कर लीजिएगा कि सनक जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। बाकी जो है कि सलाद हो गया, सारस हो गया या सलाम हो गया तो ये कैसे है, पुल्लिंग है, लेकिन सनक जो है कैसा है तो स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है, अनीक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अर्जुन, बी कह रहा है सेना, सी कह रहा है अग्नि, डी कह रहा है घोड़ा। अगर अनिक की बात करते हैं तो अनिक का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेना। क्या हो जाएगा, सेना हो जाएगा, ठीक है। अनिक मतलब क्या होता है, तो सेना का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है, लोकोक्तियों को उनके सही अर्थों से मिलान करिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल अनपढ़। सेकंड देखिएगा, सुनिए सबकी करिए मन की, दोनों ही दुष्ट, काला अक्षर भैंस बराबर जबरदस्ती गले पड़ना, जैसा जैसे नाग नात वैसे साफ नात, अंतःकरण की बात मानिए। अब देखिए इसमें क्या है, आंसर कह रहा है कि ए कह रहा है कि ए का एक
बी का 2, सी का 3 और डी का 4। बी कह रहा है कि 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए और बी का 4। सी कह रहा है कि 1 का ए, बी का सी और 2 का सी, 3 का डी और 4 का बी। डी कह रहा है कि 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला का सी हो जाएगा, दूसरा का डी हो जाएगा, तीसरा का ए हो जाएगा और चौथा का बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मिलान कर लीजिएगा। 54 नंबर कह रहा है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। चलिए आते हैं, महाप्राण और अल्प प्राण दो होते हैं। आकाश, चलिए तो अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। लेकिन अल्प प्राण नहीं है तो क्या है, ए कह रहा है कि ख, बी कह रहा है घ और सी कह रहा है ज और डी कह रहा है कि झ। अगर हम बात करते हैं इसका राइट ऑप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अल्प प्राण की अगर हम बात करते हैं तो जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ऐसे ही आपको नीचे भी आएगा। ठीक है, च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, तो पहला छोड़ दीजिए, क जो होगा वो अल्प प्राण होगा, ख जो होगा ये महाप्राण होगा, ग जो होगा ये अल्प प्राण होगा, घ जो होगा ये महाप्राण होगा और उसके बाद फिर अंग जो होगा वो कैसा होगा, तो अल्प प्राण होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो 5 अक्षर होते हैं उसमें से दूसरा और चौथा जो होगा वो महाप्राण होगा। ठीक है, दूसरा और चौथा महाप्राण होगा, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होगा यह अल्प प्राण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्राण जो होते हैं क, ख, ग, घ, अंग, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो कौन सा ऐप है जो फाइल शेयर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पशु वॉलेट, बी कह रहा है कि पुश वॉलेट। ठीक है, बी कह रहा है कि सुपर वीम, सी कह रहा है सरप्लाई और डी कह रहा है कि एयर ड्राइड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कौन सा शेयरिंग ऐप नहीं है तो वो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सरप्लाई। ठीक है, क्या है, सरप्लाई जो है यह शेयरिंग ऐप नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि MS ऑफिस 2010 के एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती थी। तो हमें बताना है MS ऑफिस जो कि 2010 के एक्सेल वर्कबुक में, ठीक है, कितने डिफ़ॉल्टर सीट शामिल होती थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 4 होती थी, बी कह रहा है कि 1 होती थी, सी कह रहा है कि 3 होती थी और डी कह रहा है कि 2 होती थी। अगर हम बात करते हैं तो कितनी इसमें सीट्स होती थी, तो होती थी आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 3 सीट होती थी। ठीक है, कितनी सीट होती थी, तो 3 सीट होती थी। अगला है कौन सा आउटपुट डिवाइस विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटेड ग्राफिक्स और टेक्स्ट्स को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रोजेक्टर, बी कह रहा है इंकजेक्टर प्रिंटर, सी कह रहा है कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर और डी कह रहा है कि जॉयस्टिक। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंकजेट प्रिंटर। कौन है, तो इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला है कि यदि आप विंडोज ओएस में यूएसबी फ्लैश ड्राइव से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो क्या होता है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर कह रहा है कि यह कंप्रेस हो जाती है जिससे स्पेस बचता है, बी कह रहा है कि यह तुरंत अस्थायी रूप से डिलीट हो जाती है, सी कह रहा है कि यह एक हिडन फाइल बन जाती है और डी कह रहा है कि यह रिसाइकल बिन में चली जाती है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा,
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह तुरंत डिलीट हो जाती है, ठीक है, यह तुरंत अस्थायी रूप से क्या होती है, तो डिलीट हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस सेशन में हम लोग टोटल के टोटल 70 क्वेश्चन करेंगे और 30 क्वेश्चन जो बचेगा वो हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करें तो लगभग आपको 3 वीडियो देखने को मिलेगा, जो कि 30 क्वेश्चन के हम कराएंगे। और इसमें जो है कि 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या होगा, तो वो 10 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे, जो कि मैथ जो है कि मैं कभी सिर्फ एक ही वीडियो में कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम तरीके से व्याख्या करता है कि आप डेस्कटॉप आइकन हटाने से विंडोज ओएस में एप्लीकेशन की कार्य क्षमता जो है कि फंक्शनलिटी जो है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डेस्कटॉप आइकन केवल विजुअल शॉर्टकट, ठीक है, वास्तविक एप्लीकेशन फाइल नहीं है। बी कह रहा है कि डेस्कटॉप आइकन सिस्टम की महत्वपूर्ण फाइलें हैं जो एप्लीकेशन रन करने के लिए आवश्यक है। सी कह रहा है कि डेस्कटॉप एक वर्चुअल मेमोरी क्षेत्र है जहां एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करती है। और डी कह रहा है कि विंडोज ओएस डेस्कटॉप डायरेक्टरी में सभी एप्लीकेशन फाइलों को डुप्लीकेट करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। डेस्कटॉप आइकन केवल विजुअल शॉर्टकट, ठीक है, वास्तविक एप्लीकेशन फाइल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 70 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि स्केल में चयनित सेल को सक्रिय सेल जो दाईं ओर हो की सामग्री से भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि Ctrl+R, बी कह रहा है Ctrl+V, सी कह रहा है Ctrl+A और डी कह रहा है कि Ctrl+D। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Ctrl+R होता है, क्या होता है, Ctrl+R होता है। तो चलिए आज भी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और बच्चे जो है कि 30 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन हम लोग जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे अगले सेशन में। वीडियो आपको कैसी लग रही है ज़रूर आप कमेंट करके बताएं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।